हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 फेब के करंट अफेयर्स। अच्छा, कल के करंट अफेयर्स के सेशन में जो है वो कुछ सिली मिस्टेक्स मुझसे हो गई थी, सो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। काइंडली आप उसको करेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश और जो है आपका राज्य जिसका हमने स्टेटहुड डे 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया था, वो हमारे देश का 24वें नंबर का राज्य है। कौन सा है? 24th नंबर का स्टेट है, तो एक मिस्टेक वहां पर हुई थी, तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे आई होप। इसके अलावा यहाँ पर बाकी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया था जो भी मिस्टेक की गई थी। ठीक है, तो आप इग्नोर कर देना, कोई गल नहीं ना। चलो स्टार्ट करते हैं बाकी हम करंट अफेयर्स को। अच्छा, आज के सेशन में हमको कई सारे अवार्ड्स के बारे में और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में डिस्कशन करना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आइए हम उन क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको हेडलाइंस भी मिलेंगी, जिससे आप आसानी से बहुत ही शानदार नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और नोट्स प्रिपेयर करने के अलावा आपको पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले 22 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्काउट डे। हमारे स्कूल में आप लोग ने कभी ज्वाइन किया होगा, स्काउट एंड गाइड के बारे में सुना होगा, राइट। तो वर्ल्ड स्काउट डे 22 फेब को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है रॉबर्ट बैडन पॉवेल की, जिन्होंने स्काउट की शुरुआत की थी। तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी में हम वर्ल्ड स्काउट डे सेलिब्रेट करते हैं 22 फरवरी को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे देश के 80वें नंबर के 80th नंबर के ग्रैंड मास्टर के बारे में। ठीक है, हमारे देश के 80th नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं विघ्नेश एनआर। विघ्नेश एनआर बेसिकली चेन्नई से बिलोंग करते हैं और ये हमारे देश के 80वें नंबर के 80th नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने रिसेंटली जर्मनी के इम इजा को डिफीट किया था। कहाँ पर? 24th नॉर्थ वेस्ट कप 2023, जो कि कहाँ पे कंडक्ट हो रहा था? जर्मनी में ही कंडक्ट हो रहा था। तो उसमें इन्होंने जर्मनी के प्लेयर को डिफीट किया और विघ्नेश एनआर जो है हमारे देश के 80th नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अच्छा, विघ्नेश जो है ना, उनके भाई भी हैं, जिनका नाम क्या है? तो विघ्नेश के जो भाई हैं उनका नाम है विशाख एनआर। तो आप यहाँ देखेंगे विशाख एनआर जो है वो हमारे देश के 59th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे 2019 में। तो ये हो गए भाई भाई, ठीक है ना। ये दोनों हो गए भाई, और ये हमारे भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दो भाई जो है, जिन दोनों के पास ग्रैंड स्लैम का टाइटल है। ठीक है, तो विघेश एंड विशाख एनआर ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारत के पहले भाई बने हैं। दोनों भाइयों के पास ग्रैंड मास्टर है, एक 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और एक 59th नंबर के ग्रैंड मास्टर 2019 में बने थे। जब से जनवरी 2023 या इस साल की शुरुआत हुई है 2023 से अभी तक हमको 3 ग्रैंड मास्टर मिल चुके हैं। तो कौन कौन से? एक तो 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर हमको मिले, ठीक है, कौस्तुभ चटर्जी। फिर आपको 79th नंबर के ग्रैंड मास्टर मिले एम प्रणेश, और अब 80th नंबर के ग्रैंड मास्टर आपको मिल गए हैं यहाँ पे विघ्नेश एनआर। ठीक है, तो 80 ग्रैंड मास्टर हमारे देश में हो गए हैं और विश्वनाथन आनंद जो है वो हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए अब बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ के बारे में। ये जो नियुक्ति है, ये जो अपॉइंटमेंट है, आपको किसी ना किसी पेपर में छपी हुई मिलने वाली है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसका फॉर्मेशन जो है वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा किया गया था। नीति आयोग के जो सीईओ थे, जिनका नाम था परमेश्वरन अय्यर, उन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का अपॉइंट किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो परमेश्वरन अय्यर को रिप्लेस करने का काम कर रहे हैं BVR सुब्रमण्यम। तो गवर्नमेंट के द्वारा BVR सुब्रमण्यम को नया सीईओ अपॉइंट किया गया है नीति आयोग का। इसके अलावा ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने पीएमओ जो होता है ना, प्रधानमंत्री का ऑफिस, पीएमओ में भी प्रधानमंत्री जो थे हमारे देश के मनमोहन सिंह जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के समय इन्होंने पीएमओ में भी अपनी सेवाओं को दिया है। 2004 से 2008 तक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय और 2012 से 15 में मोदी गवर्नमेंट के समय। तो आपको याद रखना है कि नीति आयोग के सीईओ, क्योंकि ये तो नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा, हाँ ये जरूर पूछा जाएगा कि किसे रिप्लेस किया, तो परमेश्वरन अय्यर को रिप्लेस किया है। और हमारे देश के नीति आयोग के सीईओ कौन बन गए हैं? तो वीवीआर सुब्रमण्यम बन गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है ये, इसको बिल्कुल सेट कर लो दिमाग में।
नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि 20 फरवरी को जो है वो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे मुंबई में, ठीक है ना, जिनके बारे में मैंने कहा था कि जब ये अवार्ड्स आ जाएंगे तो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो आज वो समय आ चुका है जब हम यहाँ पे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड को डिस्कस करने वाले हैं। तो रणवीर कपूर, आप लोगों को एक मूवी के बारे में पता होगा, ब्रह्मास्त्र, हालांकि वो मैंने देखी नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र जो मूवी है उसमें इन्होंने रोल किया था, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें रणवीर कपूर को दिया गया है इनकी मूवी ब्रह्मास्त्र के लिए। वही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो आलिया भट्ट को दिया है, जो गंगूबाई इनकी मूवी आई थी उस मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड कश्मीर फाइल को दिया गया है, और फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो RRR को गया है। इसके अलावा मैंने मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर के बारे में आपको पहले भी बताया था। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड जो है वो कंतारा मूवी के जो डायरेक्टर और एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी, तो ऋषभ शेट्टी जो है कंतारा मूवी के एक्टर हैं, ऋषभ शेट्टी, उन्हें मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिक्स, बेस्ट एक्टर वरुण धवन और बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन को दिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें। अब बेस्ट टीवी सीरियल के बारे में बात करते हैं तो अनुपमा जो सीरियल आता है वो, और मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर, तो मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर जो है वो अनुपम खेर है। कौन है? अनुपम खेर, इन्होंने कश्मीर फाइल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। दादा साहब फाल्के जी की याद में ही इस अवार्ड को शुरुआत किया गया था, और दादा साहब फाल्के जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहलाते हैं, और रजनीकांत जी को 2019 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित भी किया था। तो ये कुछ बातें थी जो आपको डिस्कस कर ली मैंने। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, ओपी कोहली। फॉर्मर गुजरात गवर्नर ओपी कोहली पास्ड अवे रिसेंटली। तो गुजरात के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, गुजरात राज्य के 19 नंबर के गवर्नर जो है वो ओपी कोहली थे, और इन्होंने गुजरात में एज अ गवर्नर 2014 से 2019 तक सर्व किया, जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और उसके बाद विजय रूपानी थे। तो ओपी कोहली जी राज्यसभा के MP भी रहे हैं, गुजरात के गवर्नर भी रहे हैं, और इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनका निधन हो गया। इसके अलावा इनके पास एडिशनल चार्जेस मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में भी रहे हैं 2016 से 2018 तक, और एक लेक्चरर भी थे हंसराज कॉलेज और देशबंधु कॉलेज दिल्ली में। तो ओपी कोहली जी का नाम आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। ये राजनेता है, एक शानदार पॉलिटिशियन है, और इन्होंने एक अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाई ली है, नई पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन कर दिया है। तो पॉलिटिशियन उपेंद्र कुशवाहा लॉन्च न्यू पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। आइए उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सीनियर जनता दल लीडर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी जो ऑल पार्टी पोजीशन है उससे रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद अपनी खुद की एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है RLJD। RLJD का मतलब है राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो राष्ट्रीय लोक जनता दल का फॉर्मेशन किसने किया? उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 2013 में JDU से भी क्विच कर दिया था। ठीक है, तो ये बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फिलहाल ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं आईएनएस सुमेध के बारे में। आईएनएस सुमेध जो है वो आबू धाबी UAE पहुंच गया है टू पार्टिसिपेट इन IDEX एंड द NAVDEX। अब ये क्या कहानी है? तो हमारा जो आईएनएस सुमेध है वो कहाँ पहुंच गया है? आबू धाबी UAE में पहुंच गया है, नेवल डिफेंस एक्सरसाइज 2023 और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और नेवल डिफेंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए दुबई हमारा कौन सा जहाज गया है? तो आंसर हो जाएगा INS सुमेध गया है। ठीक है, क्यों गया है? जिससे हम दिखा सके देश को, दुनिया को हम दिखा सके कि भारत कितना आगे है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमने किस तरीके से पूरी तरीके से मेड इन इंडिया शिप को बिल्ड करने का काम किया है। तो भारत की स्ट्रेंथ को शोकेस करना बेसिकली यहाँ पे एजेंडा है। INS सुमेध जो है उसको इंडियन नेवी में 2014 में कमीशन करने का काम किया गया था, और इस सरयू क्लास की 3rd नंबर की शिप है जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड सिंगापुर काउंटर पार्ट लॉन्च रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज। तो यहाँ पे देखेंगे आप, प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के जो PM है ली हिसेन लूंग, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर रियल टाइम भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। तो यहाँ पे पे नाउ और UPI आपस में मिलके जो है वो क्रॉस बॉर्डर
आप इसके ज़रिए जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के एमडी रवि मेनन ने इस स्कीम को लॉन्च किया। इसके ज़रिए दोनों देशों के जो अलग अलग क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस होते हैं, है ना, जो दूसरे देशों में हमारे देश के लोग रहते हैं वो हमें जो पैसा भेजते हैं जिसको हम रेमिटेंस कहते हैं, तो रेमिटेंस को आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकेंगे। और भारत और सिंगापुर के जो डायस्पोरा हैं उनको भी आसानी से पैसे ट्रांसफ़र करने में मदद मिलेगी। तो पे नाउ और यूपीआई के बीच में ये लिंक सेटअप किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जादुई पिटारे के बारे में। ये कौन है? ये है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने लॉन्च किया है लर्निंग टीचिंग मटेरियल। लर्निंग टीचिंग मटेरियल जिसका नाम है जादुई पिटारा। जादुई पिटारा क्यों लॉन्च किया गया है? तो बेसिकली इस जादुई पिटारे में क्या होगा, जो बच्चे होते हैं उनको अलग अलग एक्टिविटी, गेम्स के जरिए, अलग अलग स्टोरीज के जरिए, पजल सॉल्व करके, है ना, उनको बच्चों का फाउंडेशन मजबूत किया जाएगा और बच्चों को पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा। इसलिए इस लर्निंग टीचिंग मटेरियल को लॉन्च किया है जिसका नाम जादुई पिटारा है। चलिए अब बात करते हैं वर्टीप्लेन X3 ड्रोन। इसने टीवी की मेडिसिन, टीवी मतलब ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन को डिलीवर करने का काम किया है। जो एम्स है आपका ऋषिकेश, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश के द्वारा ये ट्रायल कंडक्ट कराया गया। और इसने क्या किया, जो हेल्थ सेंटर और छोटे जो क्लिनिक होते हैं वहाँ से इस ड्रोन ने, वर्टीप्लेन X3 ड्रोन ने जो है वो टीवी की मेडिसिन को सप्लाई करने का काम किया है। और ये 2 kg तक के पैकेज को जो है वो कैरी कर सकता है और 40 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये 30 मिनट में कवर कर सकता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर बीईएल और इजराइल के बीच में यहाँ पर एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए जॉइंट वेंचर साइन हुआ है या एमओयू साइन हुआ है। यहाँ पे देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा एमओयू साइन किया गया है और जॉइंट वेंचर साइन किया गया है, जिससे यहाँ पे जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस फोर्स है, उसको और मजबूती मिले। और भारत का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, अगर उसके रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है, तो इजराइल उसमें हमारी मदद करेगा। तो जॉइंट वेंचर आपको प्रोवाइड करेगा सपोर्ट टू द मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ द कंट्री। और बेसिकली यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर सेटअप किया गया है वो लाइफ साइकिल सपोर्ट करेगा किसका? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए। ठीक है, जो कि हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के द्वारा और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा यूज की जाती है। अब बात करते हैं एम पासपोर्ट सेवा। आप में से कई लोगों ने हो सकता है पासपोर्ट बनवाया हो। तो पासपोर्ट जब आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और पुलिस वेरिफिकेशन में कई सारे दिनों का समय लग जाता है, ये बात आपको पता होगी। महीने भर का कार्यक्रम हो जाता है जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं। तो क्यों ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन में इतना अधिक समय लगता है उस टाइम को कट करके केवल 5 डेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसलिए यहाँ पे एम पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। विदेश मंत्रालय के द्वारा एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिससे पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आसान हो सके और जो आपका टाइम पीरियड है उसको आप, वेरिफिकेशन टाइम पीरियड जो है वो उसको कट करके आप 5 डेज तक कर सकें। इसके अलावा 350 मोबाइल टैबलेट भी जो है वो दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया गया। कब? 76 राइजिंग डे जो परेड था दिल्ली पुलिस का, उसमें होम मिनिस्टर ने किया है। अब बात करते हैं सागर परिक्रमा फेज 3 2023 की शुरुआत की है और ये शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा की गई है। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग को संभालते हैं। ठीक है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग और डेयरिंग को संभालने वाले, हमारे मंत्रालय को देखने वाले व्यक्ति कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। उन्होंने सागर परिक्रमा फेज 3 की शुरुआत की है। कहाँ से? हजीरा पोर्ट। अब क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा, स्टैटिक क्वेश्चन है ये, कि हजीरा पोर्ट कहाँ पर है? तो गुजरात में है। और इन्होंने सागर परिक्रमा फेज 3 की शुरुआत की है और बेसिकली इसकी शुरुआत जो कोस्टल बाउंड्री है महाराष्ट्र का जो मतलब सूरत, गुजरात, वसई, वर्सोबा और महाराष्ट्र में ये पूरी यात्रा कंप्लीट होगी और मुंबई में खत्म होगी। ठीक है, बेसिकली जो फिशरी से रिलेटेड जो भी स्कीम होती है सरकार की, तो लोगों को उसके बारे में बताना, जो फिशरमैन है उनको सरकार की अलग अलग स्कीम्स के बारे में बताना, एक्वाकल्चर और फिशरी इंडस्ट्री को और मजबूत करना, जिससे हमारी ब्लू इकोनॉमी और भी ज्यादा मजबूत हो सके और एक अच्छा इकोसिस्टम हम बना सकें। इसलिए सागर परिक्रमा फेज 3 की शुरुआत हजीरा पोर्ट गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा की गई है।
चलिए, अब एक लंबी समय की फाइट चल रही थी। हुआ क्या था, आप सभी को पता है कि जून 2022 की घटना है। उसमें क्या हुआ था कि एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो शिवसेना जो थी, मतलब उद्धव ठाकरे जी का जो ग्रुप था, उससे सेपरेट हो गए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे एकनाथ शिंदे जी। अब यहाँ पे सब दोनों, एकनाथ शिंदे जी हों और उद्धव ठाकरे जी हों, दोनों ही यहाँ पे जो सिंबल था शिवसेना का, बो और एरो, उसके लिए फाइट कर रहे थे और दोनों कह रहे थे कि हम रियल शिवसेना है, हम रियल शिवसेना है। ये फाइट आपने देखी होगी। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा भी था कि ये जो शिवसेना का भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अनडेमोक्रेटिक है। इसको इंटरनल मैटर्स के जरिए, मतलब इंटरनल बातचीत के जरिए इसको बहुत जल्दी सॉल्व करने की जरूरत है। तो फाइनली यहाँ पे दोनों क्लेम कर रहे थे कि जो बो एंड एरो है वो उनका सिंबल होगा, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होगा। और फाइनली एकनाथ शिंदे जी को यहाँ पर बो एंड एरो का सिंबल मिल चुका है। ठीक है, और ये कौन करता है, ये बात डिसाइड करती है इलेक्शन कमीशन। अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करती हूँ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 324 में आपको चुनाव आयोग के बारे में सारी जानकारी मिलती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 25 जनवरी को हुआ था 1950 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम करती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होती है वो पंचायतों का चुनाव या म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव नहीं कराती। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है। अभी वर्तमान में एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन और उनकी मदद के लिए 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, इनको अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति करते हैं और इनका टेन्योर 6 साल या 65 साल का होता है, जो भी पहले हो जाए, 6 ईयर या 65 ईयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत मैं आपको बता दूं कि मिशन कर्मयोगी की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा की गई थी। कब? 2 सितंबर को 2020 में मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद ये था कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी कैपेबिलिटी जो है उनको और इन्हांस करना, उनको नई ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको और इम्प्रूव करने का काम था। इसके लिए 5 साल के लिए बजट भी दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 510 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी आपको समझ में आ गया। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखें, गवर्नमेंट फॉर्म कैबिनेट सेक्रेटरी लीड पैनल टू मॉनिटर मिशन कर्मयोगी। तो सरकार ने मिशन कर्मयोगी की निगरानी करने के लिए, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व वाले एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल में 7 मेंबर्स हैं और इस पैनल को लीड करने का काम जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं खजुराहो डांस फेस्टिवल के बारे में। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि G20 की जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग हो रही है वो खजुराहो मध्य प्रदेश में हो रही है और ये मीटिंग 23 से लेकर 25 फेब तक चलने वाली है। ठीक है, अब खजुराहो डांस फेस्टिवल की शुरुआत हो गई और ये शुरुआत मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है मग्गू भाई छगन भाई पटेल के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है इसका समापन जो है वो 26 फरवरी को होगा। अब 26 फरवरी को समापन किया जाएगा, कार्यक्रम एंड होगा। इस पूरे कार्यक्रम में रूपांकर आर्ट अवार्ड भी दिया जाएगा। रूपांकर आर्ट अवार्ड यहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो हम 26 फरवरी को इस अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है इसको डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, इसके अलावा उस्ताद अलादीन खान एकेडमी ऑफ म्यूजिक आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वर्ल्ड डांस अलायंस एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में कई सारे फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं लोक रंग फेस्टिवल भोपाल में, अखिल भारतीय कालिदास समारोह, तो कालिदास समारोह से क्वेश्चन आते हैं, उज्जैन में आयोजित होता है। भगोरिया हाट फेस्टिवल होली के समय, अभी होली आने वाली है ना 8 मार्च को, तो होली के समय जो है भगोरिया हाट फेस्टिवल का आयोजन जो है वो झाबुआ और खरगोन में आप देखेंगे लगता है। उज्जैन कुंभ मेला, मालवा उत्सव इंदौर और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। फिर है आपका चैत्यगिरी विहार फेस्टिवल सांची स्तूप जो कि अशोक के द्वारा बिल्ड कराए गए थे, और तानसेन संगीत समारोह जो है वो ग्वालियर में। तो इस तरीके से कई सारे जो फेस्टिवल का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। महाराष्ट्र टॉप लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडर इन द लोन ग्रोथ, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऋण वृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र के उधारदाताओं की सूची में सबसे ऊपर है। रिसेंटली यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट जो पब्लिक सेक्टर बैंक का है उसका एनालिसिस किया था कि कौन सा पब्लिक सेक्टर का बैंक जो है वो सबसे अधिक मात्रा में लोन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो 21.67% लोन प्रोवाइड किया गया था वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा किया गया था। इसलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो टॉप परफॉर्मर है इन द टर्म ऑफ लोन ग्रोथ परसेंटेज। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, थर्ड नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, अंतिम न्यूज के बारे में बात करते हैं, फिर हम शॉर्ट न्यूज पे चर्चा करेंगे। सी आइस कवर रीचेस लोवेस्ट लेवल इन अंटार्कटिका।
आपको पता है कि हमारा जो 5वें नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो अंटार्कटिका है, ये बात आपको पता है। साउथ पोल में आपको ये पूरा देखने को मिलेगा, पूरी तरीके से बर्फ से जमा हुआ है, ठीक है। बहुत थिक लेयर यहाँ पे आपको बर्फ की देखने को मिलती है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर नेशनल स्नो एंड द आइस डेटा सेंटर यूएसए के द्वारा एक रिसर्च की गई, एक सर्वे कराया गया और पता चला कि यहाँ पे जो आप देखेंगे, यहाँ पे जो आइस जमा हुआ था, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स थे या आइस था, वो सब मेल्ट हो रहा है। वो सब क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, क्योंकि लगातार ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, क्लाइमेट चेंज के कारण ये सारी प्रॉब्लम समझ में आ रही हैं। तो इन द स्टडी कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट, इट हैज बीन टोल्ड दैट द एरिया ऑफ द अंटार्कटिक ओशियन कवर्ड विद आइस हैज श्रंक टू द रिकॉर्ड लो लेवल। तो यहाँ पे 1979 के बाद ये लोवेस्ट रिकॉर्ड अभी तक दर्ज किया गया है कि लगातार आइस जो है, स्नो जो है, वो यहाँ पे मेल्ट होते जा रही है, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट ने बताया है कि देखेंगे आप, देखो साइंटिस्ट ने कहा है कि 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर जो है आइस एक्सटेंड हुई है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर डे यहाँ पर जो है वो स्नो मेल्ट हो रही है। यहाँ पे स्नो लगातार मेल्ट हो रही है, हॉट विंड के कारण, टेम्परेचर राइज के कारण स्नो लगातार मेल्ट हो रही है। अगर अंटार्कटिका के बारे में बात करते हैं तो इसका यहाँ पे 40 से ज़्यादा देशों के परमानेंट स्टेशन है जिसमें रिसर्च वर्क किया जाता है, और भारत का भी मैत्री और भारती जो है रिसर्च सेंटर आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेंगे। चलिए अंत में आप कुछ बातें करते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन कंडक्ट कराई जा रही थी लद्दाख में, जो कि 21 किलोमीटर की थी और 13,000 फीट की ऊंचाई पे पेंगशोंग लेक के पास जो है वो भारत की पहली फ्रोजन मैराथन का कंडक्ट कराया जा रहा था। इसको गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इट वाज रजिस्टर्ड इन द गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड हाईएस्ट फ्रोजन लेक हाफ मैराथन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट का एक बैंक है जिसका नाम है गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक, इसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि उनके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी नहीं थी अपने बैंक को रन करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया विल होस्ट द परमानेंट मिशन राउंड टेबल एट यूएन हेडक्वार्टर एज द चेयर ऑफ G20 एंड अहेड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल समिट 2023 टू बी हेल्ड इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर देखिए, जो परमानेंट मिशन राउंड टेबल यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग होगी उसको हेड करेगा भारत। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो समिट होगी न्यूयॉर्क में, उसकी भी हेड कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। तो आज हमने जो भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसको आप यहाँ पे हेडलाइंस के फॉर्म में देख सकते हैं। सारी न्यूज़ को मैंने हेडलाइंस के फॉर्म में कवर कर दिया है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें? आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारे रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज अनवील्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू इन विच कंट्री? तो आंसर हो जाएगा फिजी। फिजी में आपको मैंने बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू को रिवील किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे प्रतिष्ठा पुरस्कार डिजिधन अवार्ड 2022 किस बैंक को दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका बैंक, क्योंकि इसने सबसे अधिक मात्रा में भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन किए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने 11वें नंबर के गवर्नर की शपथ ली है, किस राज्य के गवर्नर बन गए हैं? तो सीपी राधाकृष्णन जो है वो झारखंड राज्य के गवर्नर बन गए हैं। हाँ बिल्कुल, फग्गू चौहान जी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था। फग्गू चौहान जी बिहार के गवर्नर थे, ठीक है ना। अब जो है वो अर्लेकर जो है वो बिहार के गवर्नर बन गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चेतन शर्मा हैज सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली? तो आंसर हो जाएगा बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर थे और इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ जैगवार लैंड रोवर इंडिया? तो जैगवार लैंड रोवर इंडिया के एमडी कौन बन गए हैं? वीपी राजन अंबा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी 2022-23 टाइटल बाय डिफीटिंग बंगाल? तो रणजी ट्रॉफी टाइटल जो है वो सौराष्ट्र की टीम ने जीता है और ये स्वराज की टीम का सेकंड टाइटल है। नेक्स्ट बात करते हैं, 20 फरवरी को किस राज्य का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश का किया गया था। तो आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश 24वें नंबर का राज्य है भारत का, लैंड ऑफ राइजिंग सन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हरबिंगर 2023 हैकाथॉन की शुरुआत किस इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई है? नीति आयोग, आरबीआई, इसरो या फिर सेबी? आपका जो भी आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।